हेलो एवरीवन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में लेक्चर 5 है, क्लास 5 है। और इसके पहले तक हम पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 16th सेंचुरी में, बिफोर शेक्सपियर बर्थ। और उस समय राल्फ रॉबिन्सन ने सर थॉमस मोर की यूटोपिया को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और ये आई थी 1551 में। इवन सर थॉमस मोर की जो यूटोपिया थी वो लैटिन में लिखी गई थी 1516 में, बट इसको राल्फ रॉबिन्सन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1551 में। अब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंग्लिश पोइट्री का जो डेवलपमेंट, कैसे रिवाइवल हुआ इंग्लिश पोइट्री का। तो द न्यू मोमेंट इन द रिवाइवल ऑफ इंग्लिश पोइट्री रियली बिगेन एट द थॉरोली इटलाइज्ड कोर्ट ऑफ हेनरी एट। हेनरी एट्थ का जो कोर्ट था उसी में सर थॉमस मोर उस कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव फिगर थे, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और जो हेनरी एट्थ का कोर्ट था वो पैटर्न, मतलब आश्रयदाता था लर्निंग का, आर्ट का, लिटरेचर का। एंड वी नो वेरी वेल दैट रेनेजा की स्टार्टिंग जो हुई थी, रेनेजा 14th सेंचुरी में इटली से शुरू हुआ था। तो जो इटालियन वर्क्स थे उन्हीं को पढ़ करके इन लोगों ने, जो मोर थे और अदर पोइट्स थे, तो वो लोग पढ़ के, और जैसा कि मैंने भी बताया कि यूटोपिया भी जो लिखी सर थॉमस मोर ने लैटिन में लिखी, तो इसीलिए उसको इटलियनाइज्ड कोड कहा गया है कि इटली से ही नॉलेज लिया जा रहा था, लर्निंग जो थी ग्रीक वर्क से ही ले रहे थे। तो इसमें दो नेम आते हैं। इन दिस न्यू मूवमेंट टू नेम्स स्टैंड आउट कॉन्स्पिशियसली, दोज ऑफ सर थॉमस वेट। सर थॉमस वेट का एक नाम है, एंड हेनरी हॉवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि अर्ल ऑफ सरे का नाम क्या है, हेनरी हॉवर्ड। तो वैसे वेट एंड सरे के नाम से हम इनको शॉर्ट में बोलते हैं, बट जो सर थॉमस वेट एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, इन दो लोगों का नाम आता है। बोथ दीज मैन वर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द न्यू कल्चर एंड हैड ड्रंक डीप ऑफ इटालियन पोइट्री। ये दोनों ही व्यक्ति, वेट एंड सरे, दोनों ही व्यक्ति आत्मा से अपने आप को इस न्यू कल्चर और इटालियन पोइट्री में डुबोए हुए थे। While Surrey, in imitation of Italian models, was the first English poet to use in his translation of two books of the Aeneid। जो वर्जिल की एनीड है, AENIED, वर्जिल्स एनीड, जो वर्जिल की एनीड है उसका ट्रांसलेशन सरे ने ही किया है। वेल सरे, इन इमिटेशन ऑफ इटालियन मॉडल्स, वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू यूज इन इस ट्रांसलेशन ऑफ टू बुक्स ऑफ द एनीड। टू बुक्स का किया है, नीट की टू बुक्स का ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। द अनराइम्ड सेलेबल वर्ड्स टू विच द नेम ब्लैंक वर्स इज पॉपुलरली अप्लाइड। तो ब्लैंक वर्स में इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया, फर्स्ट इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स अप्लाई किया इस ट्रांसलेशन में, अपने टू बुक्स के ट्रांसलेशन में। और ब्लैंक वर्स क्या है, एक अनराइम्ड पोएम है, जो इसमें कि इन्होंने अनराइम्ड 10 सेलेबल वर्ड्स में इस पोएम को लिखा। Wet and Surrey are the chief poets represented in a collection of songs and sonnets। वेट एंड सरे जो थे एक मुख्य पोइट थे जिनका कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम से, एंड जो कि और भी ऑथर्स हैं इसमें। तो लेकिन उसमें मुख्य रूप से वेट और सरे का नेम आता है। तो ये जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का कलेक्शन था, ये जाना जाता है टोटल्स मिसलैनी के नाम से। एक्चुअली टोटल वाज द पब्लिशर ऑफ दीज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो टोटल्स मिसलैनी जो है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, और ये पब्लिश हुए थे 1557 में, टोटल्स मिसलैनी, जिसमें कि बहुत सारे ऑथर्स के और उसमें ही वेट एंड सरे के, इन सभी के सॉन्ग्स और सोनेट्स का कलेक्शन है। द ईयर बिफोर एलिजाबेथ केम टू द थ्रोन, तो ये 1557 में पब्लिश होते हैं, एक साल पहले एलिजाबेथ के थ्रोन में आने से पहले, जब एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी बनती हैं, एंड वो सत्ता में आती 1558 में। और टोटल्स मिसलैनी 1557 में पब्लिश हुए थे, एंड टोटल्स इज द नेम ऑफ पब्लिशर। The influence of Renaissance reached England at the end of the 15th century. The age of Shakespeare was the era of Renaissance in England। इटली में तो रेनेसा 14th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, बट इंग्लैंड तक उसके प्रभाव को पहुंचते पहुंचते 15th सेंचुरी के अंत तक इंग्लैंड में रेनेसा पहुंचा था। एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, एट द एज ऑफ शेक्सपियर वॉज द एरा ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। और जो शेक्सपियर की एज है वो रेनेसा, इंग्लैंड में रेनेसा की एज मानी जाती है।
In Italy, Petrarch, Boccaccio, Raphael, Michelangelo, Pico della Mirandello, its were the early exponents of Renaissance which reached England through Italy. तो इस तरीके से जो इनका क्लासिकल लिटरेचर था इन राइटर्स का, वो इंग्लैंड पहुंचा, जैसे इटालियन लिटरेचर पहुंची उसी के थ्रू रेनेसां भी इंग्लैंड पहुंचा. Caxton's printing press, established in 1476, rendered remarkable service to the people of England by publishing translation of Greek classics. विलियम कैंगस्टन ने जब प्रिंटिंग प्रेस 1476 में इस्टेब्लिश हो कर दिया इंग्लैंड में, तो उसके बाद ही इन सभी ग्रीक क्लासिक्स को पढ़ना, क्योंकि सबके लिए इजी नहीं था, सभी लोग वो लैंग्वेज नहीं जानते थे, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज. तो इसके लिए उन्होंने विलियम कैंगस्टन ने जब प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हो गई तो उनके ट्रांसलेशंस अवेलेबल हुए लोगों को. तो ये बहुत बड़ी सर्विस थी इंग्लैंड के लोगों के लिए, जिससे कि उनके अंदर क्लासिकल लिटरेचर वो पढ़ पाए और इस क्लासिकल लिटरेचर सबके पहुंच पे आया. द क्लासिकल लिटरेचर बिकेम इजिली एक्सेसिबल टू द पीपल एंड दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां एंड ह्यूमनिज्म. और जब क्लासिकल लिटरेचर वो पढ़ पाए तब वो उस रेनेसां के प्रभाव में आए, तब रेनेसां और ह्यूमनिज्म हुआ और पुनर्जागरण हुआ और रिवाइवल हुआ. लर्निंग, जब लोगों को ज्ञान हुआ, नॉलेज मिला, और तब उसके बाद रेनेसां इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ. और यही वो विलियम कैंगस्टन का प्रिंटिंग प्रेस जो था, उसी के माध्यम से इन सभी ग्रीक क्लासिक लिटरेचर का ट्रांसलेशन इंग्लिश में पॉसिबल हो पाया, ताकि जो ग्रीक नॉलेज है वो इंग्लैंड के हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके. एज वेल एज पीपल केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म के इन्फ्लुएंस में भी लोग आए रेनेसां के साथ साथ. द वॉयजर्स themselves wrote down the accounts of their adventure. Hakluyt's voyages and discoveries and Purchas pilgrimage were very popular. तो ये उस समय जो ट्रेवलॉग्स लिखे गए थे ये बहुत पॉपुलर हुए. वॉयज जो लिखी गई थी, वॉयज एंड डिस्कवरीज. द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कॉट फ्रॉम द वॉयजर्स गॉट इट्स fullest and finest expression in drama. Walter Raleigh writes, without the voyagers, Marlowe is सॉरी गाइज, ये इनकंसीवेबल है, ये वी है, इनकंसीवेबल हिज इमेजिनेशन इन ऑल हिज प्लेस, स्पेशली इन टम्बरलेन एंड डॉक्टर फॉस्टर्स इज प्री ऑक्यूपाइड विद द लस्ट ऑफ एडवेंचर एंड दी वेल्थ एंड पावर एडवेंचर ब्रिंग्स. तो मार्लो के जो डॉक्टर फॉस्टर्स और टम्बरलेन हैं वो फुल ऑफ एडवेंचर हैं और उसमें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है. और यही इसमें बोला जा रहा है कि वॉल्टर रैली रिमार्क करते हैं कि बिना स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के इतने बड़े जो वर्क हैं जिसको कि सोचा भी नहीं जा सकता, इनकंसीवेबल हैं, जिसके बारे में सोचना भी बड़ा असंभव है, इस तरह के वर्क मार्लो ने दिए. टम्बरलेन और डॉक्टर फॉस्टर्स जैसे वर्क जो कि वेल्थ एंड पावर के लिए उनकी इसकी लस्ट को शो करते थे. एंड इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट एंड पेरिसल्स द टेरर ऑफ द स्टॉर्म एंड शिपरेक with all its dramatic poignancy pervades the Merchant of Venice, Othello, the Twelfth Night, and the Tempest testify to the powerful influence of the spirit of discovery and adventures. तो शेक्सपियर की टेम्पेस्ट में और पेरिसल्स में भय दिखता है, स्टॉर्म का भय, समुद्र का में जो होता है, और शिपरैक, ये सारी इस तरह की घटनाएं ड्रामेटिक पोइगनेंसी परवेड्स है, उसमें व्याप्त है इन प्लेज में, टेम्पेस्ट एंड पेरिसल्स में, वहीं यहाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो में और ट्वेल्थ नाइट में स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी और एडवेंचर्स का पावरफुल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो, कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एंड मैनी अदर वर्क्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, स्पेशली दैट ऑफ परचेस पिलग्रिमेज. ये भी हमने वर्क पढ़ा था, परचेस पिलग्रिमेज. ये वर्क जो था ये स्टार्टिंग में ही वॉयजर्स जो थे उनकी हैक्लूट्स की वॉयस एंड डिस्कवरीज और परचेज एंड पिलग्रिमेज उस समय बहुत पॉपुलर हुई थी, ये रेनेसां पीरियड में ही है. तो उसी का इन्फ्लुएंस हमें आगे देखने को मिलता है कॉलरिज के द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर के रूप में और डेफो के रॉबिन्सन क्रूसो के रूप में. द डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्लेटोज Symposium influenced Spencer's Hammond to intellectual beauty and republic, encouraged new ways of thinking and inspired More's utopia and Bacon's New Atlantis, the advancement of learning and essays and the play of Ben Jonson.
सो जो प्लेटो का सिम्पोजियम वर्क है, सिम्पोजियम वर्क के डॉक्ट्रिन से ही, उपदेशों से ही इन्फ्लुएंस्ड है स्पेंसर की पोइट्री हैमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। जो स्पेंसर का वर्क हैमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो पोएम है, ये प्लेटो के सिम्पोजियम से इंस्पायर्ड है। और प्लेटो के रिपब्लिक से इंस्पायर्ड वर्क है सर थॉमस मोर का यूटोपिया, और बैकन का न्यू अटलांटिस एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये सभी प्लेटो के रिपब्लिक जो वर्क है उसी के डॉक्ट्रिन से ही, उसके उपदेशों से ही इन लोगों को उत्साह मिला, इनकरेज न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, एक नया तरीका सोचने का, और इंस्पायर किया था सर थॉमस मोर को यूटोपिया लिखने पर को, और बैकन को न्यू अटलांटिस एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, एसेज। और जो बेन जॉनसन के प्लेज हैं वो, ये सभी लोग, बेन जॉनसन, बैकन, स्पेंसर, ये सभी लोग प्लेटो से ही इंस्पायर्ड थे। इसके बाद अब बात होगी रेनेसा की। अब रिफॉर्मेशन बिगेन इन जर्मनी। रिफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जर्मनी में शुरू हुआ था। मार्टिन लूथर को इसका पॉइनियर कहा जाता है, लीडर कहा जाता है। इनिशिएटेड इट इन 1517 में इनिशिएट हुआ था ये। एंड व्हेन ही अटैक्ड द पावर ऑफ द चर्च एंड पोप, जब सबसे पहले उन्होंने चर्च और पोप पर अटैक किया, उनके पावर पर अटैक किया, तब जर्मनी में सबसे पहले 1517 में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो लूथर को इसका श्रेय जाता है। मार्टिन लूथर इसके लीडर कहे जाते हैं, रिफॉर्मेशन के लीडर कहे जाते हैं। द रिफॉर्मेशन वॉज अ कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। तो रिफॉर्मेशन जो था एक कॉन्टिनेंटल मूवमेंट था। ये किसी एक पर्टिकुलर एक कंट्री का नहीं था, बल्कि एक पूरे महाद्वीप में ये हो रहा था एक साथ रिफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, रिफॉर्मेशन जो था एक रिलीजियस मूवमेंट था, जो कि एक रिवोल्ट था पोप की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट। और इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि कहाँ शेक्सपियर की बात स्टार्ट हुई थी, और ये बीच में थ्रोन ऑफ इंग्लैंड की बात चलने लगी, क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ, और इसके बाद वेट एंड सरे। तो एक्चुअली क्या है, हम फिर से भी शेक्सपियर के बारे में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। बट जब हम किसी राइटर को स्पेशली पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ साथ उस समय का, उस कंट्री का हिस्ट्री पढ़ना, और जो उस समय पॉलिटिकल और रिलीजियस सिचुएशंस क्या थी, किस टाइप की क्योस थे, कैसे रिवाइवल हो रहा था, रिफॉर्मेशन, रेनेसा, ये सारी चीज़ें बीच में आ गई हैं। रिफॉर्मेशन, रेनेसा, आप सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये पैरेलल में रेनेसा और रिफॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है जब हम 15th और 16th सेंचुरी का लिटरेचर पढ़ रहे हैं। 16th सेंचुरी का लिटरेचर, क्योंकि उस समय ये दो पर्सन जो वेट एंड सरे, जिनका भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इनको कहा जाता है फर्स्ट हर्बिंगर ऑफ रेनेसा, और ये फर्स्ट मॉडर्न पोइट भी कहे जाते हैं इंग्लैंड के। जो तो इनको भी हमने अभी पढ़ा, अभी फिर से इनको और आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो बीच में भी रिफॉर्मेशन, थोड़ा सा हमने रेनेसा के बारे में पढ़ा, अब रिफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि रिलीजियस मूवमेंट था, मार्टिन लूथर ने इसको स्टार्ट किया था, पोप की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट था एक्चुअली ये। तो इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्रेशन आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा। सो गिव द थंब ऑफ लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।